नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां रील बनाने को लेकर एक नया नियम निकला है। स्कूलों में रील बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। स्कूलों में रील बनाने पर यह रोक लगाई गई है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। विभाग सख्त है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं और स्कूलों के अंदर रील वायरल होने के बाद, अंदर की एक रील वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया गया है, ये फैसला लिया गया है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, ये कहते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल एक रील वायरल होती है स्कूल के अंदर की, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में रील और वीडियो अगर कोई कुछ भी बनाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब इसमें रोक लगा दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ने सभी सरकारी स्कूलों को ये आदेश भेजे हैं और इसके साथ ही स्कूलों में टीचर और जो वर्कर रहते हैं, कोई भी जो काम करते हैं स्कूलों में, वहीं छात्र और छात्राएं मनोरंजन के लिए रील नहीं बना पाएंगे। अब इस तरह की कई शिकायतें जो है मिल रही थी, ऐसा भी विभाग का कहना है। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिल, एक फैसला लिया जाता है रील बनाने को, स्कूलों पर अब रील नहीं बनेगी, रोक लगाई गई है। क्या अपडेट इसको लेकर और किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में रील और वीडियो बनाने के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि कई तरीके की जो है वो अश्लीलता या फिर कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें जो है वो उस रील के माध्यम से अपलोड कर दी जाते हैं, जिससे कहीं न कहीं जो शिक्षकों की गरिमा है उसको सीधे तौर पर ठेस पहुंचती है। इसी को लेकर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने फरीदाबाद के सभी स्कूलों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी को जो है वो सरकारियों को जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कि टीचर्स और एनी वर्कर और छात्र छात्राओं को रील और मनोरंजन की वीडियो की जो शिकायतें मिल रही थी वो पूरे तरीके से बंद रहेंगी, ताकि जो है वो शिक्षक और जो छात्र हैं उनकी जो गरिमा है वो बरकरार बनी रहे। और इसके साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि यदि इसके आदेशों की पालना नहीं की गई तो उसके खिलाफ, स्कूल के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी आगे आने वाले समय में की जाएगी। अनिल, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सिर्फ रील और जो वीडियो है, मनोरंजन वाले वीडियो है वो बनाए जाते हैं, उन पर ही रोक लगाई गई है, या किसी तरह का कोई शैक्षणिक वीडियो है या कोई खेलों से जुड़ा वीडियो है वो बनाया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाई है? सभी तरह के वीडियो बंद किए गए हैं? जी देखिए, फिलहाल जो बात करी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ रील और जो दूसरे वीडियो होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होते हैं, चाहे फिर वो फेसबुक और उसकी चीज के माध्यम हो, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे या फिर जो खेल के संबंधित जो कार्यक्रम होंगे वो जो है वो पूरे तरीके से स्कूल की जो ऑथराइज्ड उनकी टीम रहती है वो बाकायदा उनकी तरफ से बनाया जाएगा। लेकिन ये साफ कर दिया है कि इससे जो है वो जो रील और जो जिस तरीके की आपत्तिजनक चीजें जिस तरीके से जो चली जाती थी रील के माध्यम से, तो वो अब पूरे तरीके से बंद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो भी अगर कोई स्कूल में रील बनाता है उसके खिलाफ फिर विभाग कार्रवाई लेगा। रोक लगा दी गई है पूरी तरह से, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, कोई काम करने वाला वर्कर है, एनी वर्कर है, या फिर छात्र छात्राएं हैं जो रील बनाते हैं, अब वो स्कूल में रील नहीं बना पाएंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। 30 मार्च को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी मीटिंग ये बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में काफी हलचल मची हुई है। हालांकि 5 विधायकों के नाम जो हैं वो जनतक कर दिए गए थे, सार्वजनिक किए गए हैं और उनको नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है। वहीं एक मांग और उठ रही है विधायकों की तरफ से कि जो वोट रद्द हुए हैं, जिनके वोट रद्द हुए हैं, उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर हलचल तेज है। अलग अलग तरह से विधायक इसका विरोध भी कर रहे हैं कांग्रेस के, और सीधा कह रहे हैं कि जो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं विधायक, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और इस सब के बीच अब हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। 30 मार्च को ये सभी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बैठक होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी।
तो राज्यसभा चुनावों में जो 5 क्रॉस वोट हुए थे, उसके बाद ये घमासान कांग्रेस के अंदर जो था, अंदरूनी कलेश जो चल रहा था, वो खुलकर सामने आने लगा और 5 क्रॉस वोटिंग होती है। इसके बाद 4 नाम एक बार जनतक किए जाते हैं, वही एक फिर 5वें नाम से भी सस्पेंस हटता है। 5 जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। जिसके बाद पार्टी के अंदर ही एक और मांग उठनी शुरू हो जाती है। जो विधायक हैं, उनका कहना है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी एक तरह से सबक मिले कि पार्टी के अंदर अनुशासन जो है वो बनाए रखना है। अनुशासन को लेकर ही ये सारा जो है घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है जहां एकजुटता का दावा करती है, वहीं 5 वोट जो है क्रॉस वोट हो जाते हैं, 4 वोट उनके रद्द हो जाते हैं। इसको लेकर ये सारा घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में जो घमासान मचा है, इसके बाद अब पहली बार ये बैठक बुलाई गई है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनाव में, अंदरूनी कलेश कांग्रेस का अब उभरकर सामने आने लगता है और इस सब के बीच अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पार्टी द्वारा जिस तरीके से विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की बैठक बुला ली है, उसको लेकर साफ तौर पर एक बड़ी बैठक ये होने वाली है राजधानी दिल्ली में। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे, साफ तौर पर राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन के भी शामिल होने की उम्मीद है कि बड़ी बैठक में क्या ये बड़े चेहरे भी दिखाई पड़ सकते हैं, क्या उनकी अगुवाई में ये बैठक हो सकती है। कि जिस तरीके से पार्टी लाइन को हटकर तमाम चीजें हुई, पार्टी के खिलाफ तमाम विधायकों को ऊपर नोटिस भी भेजा और उसके बाद इस नोटिस का जवाब जिस तरीके से तमाम विधायकों को देना है और संगठन किस तरीके से एकजुट रहेगा। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें तमाम विधायक दल पहुंचेंगे और जिसमें अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में रवि, जिस तरह से विधायकों के अंदर एक खलबली भी मची हुई है और जो विधायक कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको निष्कासित किया जाना चाहिए, क्या इसको लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तौर पर कहा गया कि तमाम चीजें कि पार्टी ने ये तमाम जो विधायकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि इस तरीके से इन लोगों ने राज्यसभा में पार्टी लाइन से हटकर तमाम चीजें की और जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो छबील है वो भी तुमिल होते हुए नजर आई। साफ तौर पर भले ही कांग्रेस अपने राज्यसभा उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब हुई है, मगर क्रॉस वोटिंग साफ तौर पर ये इशारा करता है, दर्शाता है कि पार्टी एकजुट नहीं है और कहीं ना कहीं पार्टी के जो एजेंडाज हैं, लाइन हैं, उसके खिलाफ ही तमाम विधायक जाते हुए गए हैं। देखना ये होगा कि इस बैठक में किस तरीके से बातचीत होती है और आने वाले समय में पार्टी किस तरीके से संगठित हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो फिलहाल जो है 30 तारीख को बुलाई गई है ये बैठक और इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है वो उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से अनुशासन को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, क्रॉस वोटिंग को लेकर, उस पर कोई फैसला, बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एक्शन नजर आया। कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके रिलेशनशिप मैनेजर की पेशी हुई और आरोपी दिलीप राघव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। पेशी से पहले आरोपी से कई घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने कई लोगों के नाम उजागर किए हैं। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला है, जिसमें कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें 160 करोड़ रुपए की अलग अलग एफडी करवाई गई थी, लेकिन उन एफडीज का जो पैसा है वो फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी जब जांच हुई तो पता चला कि सारा पैसा बैंक से गायब है। इसके बाद लगातार इस पे एक्शन किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जांच की गई और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान कई लोगों के नाम जो हैं वो बताए हैं। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी तारा, एक गबन होता है, लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो है जो बैंक के मैनेजर हैं, उनकी रिलेशनशिप मैनेजर है, उनकी पेशी होती है। क्या क्या खुलासे नए इस मामले में सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले को लेकर जो रिलेशनशिप मैनेजर है दिलीप राघव, उनको गिरफ्तार किया गया है और 4 दिन का जो है पुलिस रिमांड वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिला है। गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये कोटक महिंद्रा जो बैंक है उनसे सीधे जुड़े हुए हैं और 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान कई और जो इस मामले में शामिल आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले को लेकर जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज हैं, वो एंटी करप्शन ब्यूरो अपने कब्जे में ले सकती है। तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज करते ही एक बड़ी गिरफ्तारी वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कोटक महिंद्रा के जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार करके की है और कई नामों का अभी जिक्र हुआ है। अभी जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है मैनेजर, उससे पूछताछ में कई नाम दिए हैं मैनेजर के द्वारा, लेकिन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा वो नामों का खुलासा नहीं किया गया है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इसमें कोटक महिंद्रा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हैं या फिर नगर निगम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसको लेकर अभी शुरुआती दौर पर जांच चल रही है। आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और नाम और कई जो अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन 590 करोड़ रुपए का जो गबन का मामला था उसके बाद सभी ज्यादातर जो विभाग है सरकारी, उन्होंने प्राइवेट बैंकों से अपना पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सरकारी बैंकों में ट्रांसफर किया जाना था। ऐसे ही 58 करोड़ रुपए जो था नगर निगम का वो ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन जब इसका रिकॉर्ड नहीं मिला और एफडी की फर्जी रिसिप्ट का खुलासा हुआ तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है कार्रवाई की गई है। जी तारा, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि रिलेशनशिप जो मैनेजर हैं, फिलहाल कई नाम बता रहे हैं, अधिकारी हैं या नहीं है वो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये पूरा जो मामला है ये प्लान लगता है, अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि अलग अलग एफडीज बताई जा रही हैं जो ट्रांसफर की गई हैं फर्जी खातों में। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। तब से छोटी अमाउंट जो थी उनमें गबन किया जा रहा था और खासकर ये जो गबन किया गया है ऐसी अमाउंट थी जो एफडी की अमाउंट होती है, उसको जो है यूज नहीं किया जाता, लंबे समय तक जो है वो रहती है बैंक खाते में। तो ऐसे में इस पेमेंट का जो है वो शेल कंपनी में ट्रांसफर किया गया और इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो रजत नाम का जो व्यक्ति है बताया जा रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी जो है हो सकती है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है गिरफ्तार जो बैंक मैनेजर है उसको उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी। वहां से भी कई दस्तावेज और आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है टीम जुटी हुई है और उसके बाद ही पूरे मामले में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, कौन कौन इस पूरे गबन के मामले में संलिप्त है, उनका पर्दाफाश हो पाएगा। तो वहीं 160 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सख्त नजर आए और उन्होंने सीधा सख्त रूप से चेतावनी देते हुए इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए और कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पूरे मामले में जो 160 करोड़ रुपए के गबन का ये सामने आया है। और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा, मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। हरियाणा में विपक्ष ने बैंक घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने यह मांग की है और कहा कि इन सभी बैंक घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, उसके बाद 160 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है जो गबन सामने आया है बैंक की तरफ से। अब इन जो घोटाले आ रहे हैं सामने बैंक के, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा विपक्ष का कहना है और कहा कि इन घोटालों में सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसे इल्जाम अशोक अरोड़ा ने लगाए हैं। सीबीआई जांच करवाकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया,
और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया। ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की शय पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी हुआ और पंचकूला का मैं बताया कि पहले वाला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले ही एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि कोई भी महकमा सरकारी प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया गया, तो क्यों कराया गया? जिन अधिकारियों ने मिली भगत से कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि बगैर सरकार की शय से नहीं हो सकता, इसकी सीबीआई की जांच हो ताकि सच्चाई लोगों के सामने। तो वहीं पंचकुला में खैर की लकड़ी की चोरी के मामले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्शन देखने को मिला और मामले में 3 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। पूरे मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो खैर की तस्करी का जो मामला है, खैर की लकड़ी की तस्करी के मामले में एक्शन देखने को मिला है और अब जो ऑफिसर रेंज के फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया गया है। 3 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लुधियाना में श्री नानकसर साहिब जो है नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री नानक साहिब गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका। सीएम ने गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरुओं को याद किया, नतमस्तक हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना पहुंचे हैं। श्री नानकसर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, गुरुओं को याद किया और आशीर्वाद लिया। पवित्र स्थल पे शीश नवाण का मुझे मौका मिले और क्योंकि अज बाबा जी का जो प्रकाश पर्व है उसके भी जाने का मुझे मौका मिले। मैं सभी साध संगत जी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਚ? देखिए साढ़े ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और पंजाब के लोग भी अज इस बात को लेकर के उन्होंने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के पीछे पंजाब आगे बढ़ेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली से करनाल पहुंचे। ट्रेन से सफर कर केंद्रीय मंत्री करनाल पहुंचे और यहां उन्होंने देश में तेल गैस संकट को लेकर बात की। साथ ही दावा किया कि देश किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आज श्री रामनवमी की बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामना। आज अंतिम नवरात्रा है और ये अवसर समाज जीवन में खुशहाली लाए, ऐसा मेरी प्रभु से कामना। सर आप ट्रेन से आए हैं गीता जयंती एक्सप्रेस से और करनाल के लोगों की मांग है कि वंदे भारत और श्री शक्ति का भी अगर स्टॉपेज हो जाए तो लोगों को भी आसानी। ट्रेन से आना तो मेरा एक सामान्य एक रूटीन है और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली से चाहे करनाल आना हो या पानीपत आना हो मुझे बहुत सुविधाजनक ट्रेन का ही सफर लगता है। और बाकी यहाँ अधिक से अधिक ट्रेन रुकें ऐसी जानकारियाँ जो पहले यहाँ से दी जाती हैं या जो डिमांड की जाती है हम रेलवे मंत्री के सामने रखते हैं। आखिर ये ट्रेन भी पिछले दिनों जब गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव कुरुक्षेत्र में था तब हमने रेलवे मंत्री जी को कहा था तो ये ट्रेन चलाई गई थी। और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां किसान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। 3 दिन से 250 फीट ऊंचे टावर पर किसान बैठा हुआ है। मकान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान टावर पर चढ़ा है। प्रशासन के साथ अब तक उसकी सहमति नहीं बन पाई है। तो 3 दिन हो चुके हैं 250 फीट ऊंचे टावर पर ये किसान बैठा हुआ है। दरअसल बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और इस दौरान
हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और जो किसान है वो 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है। 3 दिन पहले का ये मामला है, जिसके बाद प्रशासन लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो किसान है वो मुआवजे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। किसान का कहना है कि जो मुआवजा है वो उचित नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर ही वो ऊपर चढ़ा हुआ है। वहीं परिवार जो है उस युवक का, किसान का जो चढ़ा हुआ है टावर पर, वो भी मुआवजे का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो बुलडोजर एक्शन नहीं होने देंगे, कार्रवाई नहीं होने देंगे प्रशासन की। इसी को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है और युवक को जो टावर पर चढ़ा है उसे मनाने की जो है वो कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। क्या लगते हो सुनील के वाइफ? कब से सुनील चढ़ा और क्यों चढ़ा है? परसों से चढ़ा हुआ है जी। ये उड्डा डिपार्टमेंट वाले हमारा मकान घेरने आए थे, उसके कारण वो चढ़ा हुआ है। ना मुआवजा उठा रहे, हमें अपना घर चाहिए। तो अब अधिकारी आए, कुछ बातचीत हुई हो आपकी? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है अभी, इन्हीं की हुई है। तो खाना पीना सुनील कैसे? नहीं है जी, कोई सुविधा ही नहीं है, कैसे दे? तो आपने उतारने की कोशिश नहीं की? हमारी परसों से बात ही नहीं हो रही है जी, हम कहाँ से करेंगे उतारने की कोशिश? ना कोई फोन उसके पास। तो वैसे आपको वो खड़ा दिख रहे हैं ऊपर? नहीं, हमें नहीं दिखा, हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा जी, देखेंगे कैसे? तो क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग है, हमारे मकान छोड़े जाए जी, हमारे मकान ना गिराए जाए। हम मुआवजा भी नहीं उठा रहे। लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है। तो अब आपको क्या मुआवजा जो आज का रेट है उसके हिसाब से चाहिए? हमें मुआवजा नहीं चाहिए जी, हमें अपने मकान चाहिए। हमारे इतना वो नहीं है, मकान गरीब मेहनत मजदूरी करके खाते, हमें अपने मकान ही चाहिए। हमारी मकान बनाने का वो नहीं है। विधायक आए आपके यहाँ? कोई नहीं आया जी। आगे कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे धरने पर रहोगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।